गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे जिस राइटर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन की वैसे अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में 2 पोम्स है। पोम नंबर 1 है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। अनदर पोम वुड बी आई हर्ड अ फ्लाई वर्ड्स। अब जिस तरीके से हम इन दोनों पोम्स को रैप अप और एनकैप्सुलेट करने जा रहे हैं आज, तो उससे पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक्स के फीचर्स बता देता हूँ। एमिली डिकिंसन है, उसके राइटिंग स्टाइल किस तरीके से लिखती है, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हर पोइट्री। और जो भी क्रिटिकल या थीमेटिक कंसर्न्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर फर्स्ट ग्रेड में आता है, इट्स गोइंग टू बी अ डीपर क्वेश्चन, देन यू वुड बी एबल टू आंसर दैट। तो इसका सबसे पहला जो फीचर है दैट बी ब्रेविटी एंड कंप्रेशन। ब्रेविटी इज अ सोल ऑफ बिट वॉज अ लाइन इन हेमलेट। हेमलेट के अंदर कौन बोलता है लाइन, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हेमलेट इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। ब्रेविटी इज अ सोल ऑफ विट, मतलब कंसाइजनेस, चीज़ों को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और बहुत ही सिंप्लीफाई करना। शॉर्ट कंडेंस पोम विद डीप मीनिंग, मतलब गागर में सागर भरना, क्या हुई ब्रेविटी। अनकन्वेंशनल स्टाइल, इसकी जो स्टाइल है लिखने की वो अनकन्वेंशनल है, थीम भी अनकन्वेंशनल है, एंड हर वे ऑफ टेकिंग things into perspective is absolutely different from other writers of American age। कैसे वो हमें आगे पता लगेगा, ठीक है। यूज़ ऑफ डैशेस, डैशेस का इसकी पोम के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रेदर देन फुल स्टॉप। अनयूजुअल पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, आपको बहुत बार कैपिटलाइजेशन देखने को मिलेगा ऐसी ऐसी जगह पे वेयर यू वुड थिंक कि यार ग्रामेटिकली दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और करेक्ट, लेकिन पंक्चुएशन मार्क क्यों लिया गया है। स्लांट राइम, slant rhyme prefers near rhyme over perfect rhyme। She preaches the virtue of near rhyme over perfect rhyme। ठीक है, राइमिंग को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी राइमिंग करने की कोशिश करती है rather than staying to that Elizabethan convention of perfect rhyme और sonnet। सिंपल लैंग्वेज, डीप सिम्बोलिज्म, सिम्बॉलिक आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे इसके अंदर। अब एज अ बिकॉज आई वी कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ के अंदर, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ के अंदर आपको 2 से 3 या 4-5 सिम्बल्स मिलेंगे। ऑर्डिनरी वर्ड्स विथ लेयर्ड मीनिंग, अब इसके अंदर जो मीनिंग है वो निकाल के लेके आना पड़ता है अपन को। कॉनोटेटिव मीनिंग है, डेनोटेटिव मीनिंग नहीं है, कॉनोटेटिव मीनिंग है। एक फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की गई है किसके अंदर, एमिली डिकिंसन की पोम्स के अंदर कैसी लैंग्वेज यूज़ की गई है, फिगरेटिव। फिगरेटिव लैंग्वेज कैसी होती है, लैंग्वेज विच इज डीफेमिलराइज। डीफेमिलराइज इज अ कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड बाय हूम, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। थीम ऑफ डेथ एंड इमोर्टैलिटी, फ्रीक्वेंट पर्सिफोनिफिकेशन ऑफ डेथ। तो डेथ से शी इज़ ऑब्सेस्ड विद डेथ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि 2 पोम है इसकी, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ इसके अंदर भी, और आई हर्ड अ फ्लाई बज। अब फ्लाई बज, फ्लाई किस चीज़ का सिंबल है, फ्लाई इज़ अ सिंबल ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब कि बॉडी को डिकम्पोज करती है, बॉडी को गलाती है टू गेट इनटू बिकम सेंस और गेट इनटू दैट स्टेट ऑफ डिकम्पोज, ठीक है। लेकिन फ्लाई क्यों इसने यूज़ किया है, क्योंकि फ्लाई वॉज अ सिंबल ऑफ फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड टू द अनदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक तरीके से एक एजेंट है किस चीज़ की, मटेरियल टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। इस अगली पोम में हम जब देखेंगे इसके बारे में हम तब बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि किस किस तरीके से हम चीज़ों को रिलेट करके जब पढ़ते हैं, व्हेन वी एक्चुअली अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग तरीके से तोड़ तोड़ के देखते हैं, तो हम चीज़ों को बहुत डीपली समझ पाते हैं, ठीक है। अब किस किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, हर पोम्स आर डीपली साइकोलॉजिकल, इनर फोकस ऑन माइंड, सोल, फेथ, डाउट और सोलिट्यूड, ये इसकी थीम्स है। किस चीज़ की, माइंड ओवर एक्सटर्नल रियलिटी, और आई वुड से माइंड प्लस स्पिरिचुअलिटी। शी इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द इनर वर्ल्ड ऑफ अ पर्सन। नेचर एज अ मेटाफर, नेचर की काफ़ी इमेजरी यूज़ की है, बर्ड्स हुआ, फ्लावर्स हुआ, सीजन्स हुआ, यूज सिम्बॉलिकली। पैराडॉक्स एंड एम्बिग्यूटी, जो इसके कॉमन फीचर्स है, अनरिजॉल्व कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है। कॉमन मीटर यूज़ करती है, आइसोलेशन, इंडिविजुअल वॉइस, पर्सनल, रेबेलियस एंड अनकन्वेंशनल टोन विच वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो ये हमने इसके बेसिक सारे फीचर्स कवर कर लिए। एक तो यूज़ ऑफ डैसेस, एक पंचुएशन मार्क्स, और हर
शी इज़ नोन एज द नन ऑफ एमरिस्ट। ये भी आपको 2-3 पॉइंट जरूर याद रखने, बिकॉज दे आर बेसिकली आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जाम, तो माइट बी दे आस्क दीज क्वेश्चन इन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम एज वेल। ओके बच्चों, अगला अब हम चलते हैं इसकी पोम की लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन पे। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। अब जिस भी तरीके से इसका देखा जाता है, इसकी जो पोम्स थी वो इसकी सिस्टर ने लेविनिया ने पब्लिश की थी आफ्टर हर डेथ, एंड शी डजंट वांट टू पब्लिश हर पोम्स। एक्चुअली शी ट्राई टू बर्न ऑल ऑफ देम, लेकिन उसने पब्लिश की थी, शी बिकेम वेरी फेमस। तो उसकी जो पोम्स की फर्स्ट लाइन होती है वही यूजुअली इसका टाइटल होती है। ठीक है, टाइटल कौन सी होती है? फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम। अब देखो, पहला स्टैंजा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। द कैरियज, जो कि इसका पिछला टाइटल था। पिछला टाइटल क्या था इसका? इसी से रिलेटेड था, क्या कैरियज से रिलेटेड ही था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ठीक है, हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्व्स एंड इमोर्टैलिटी। अब इसके अंदर कौन कौन से 3 जो है पैसेंजर है कैरियज के अंदर? एक तो डेथ एज अ लवर, ठीक है, दूसरा है इमोर्टैलिटी, है ना, और तीसरा कौन है? पोइटेस हरसेल्फ। 3 कौन कौन होगी? डेथ होगी, इमोर्टैलिटी होगी एंड पोइटेस हरसेल्फ होगी। 3 इसके अंदर लवर्स है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, कोई लाइन मेरे मिस नहीं की हो। जैसे कि in these lines, poetess says that man never bothers to think about death in life. Man's fate is linked with death, which comes to all sooner or later in life. That is not the end, because it life continued after death. मतलब she believes in the divine doctrine of life after death, and death is just the passage from this world to the another world. ये इसका एक मेन कंसर्न है। उसके अलावा भी इस चीज़ के अंदर क्या है कि death comes to all of us। तो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है ना, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ के बारे में इसने प्रीच किया है। ठीक है, कि दैट इज इनएविटेबल, वी कैन नॉट अवॉइड दैट। ठीक है, द पोएटेस सेट इन द चैरियट ऑफ डेथ, देयर आर 3 पैसेंजर इन द चैरियट, द पोएटेस, द डेथ एंड इमॉर्टैलिटी। डेथ इज ऑक्यूपाइंग द ड्राइवर सीट। हु इज इन द ड्राइवर सीट? डेथ इटसेल्फ। द पोम इज रिच इन पर्सोनिफिकेशन एंड सिंबलिज्म। Death and immortality have been personified as 2 gentlemen. तो इसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ किए गए? पर्सोनिफिकेशन, डेथ हैज़ बीन पर्सोनिफाइड। डेथ का क्या किया गया? मानवीकरण। इमोर्टैलिटी का क्या किया गया? मानवीकरण। अगली लाइन पढ़ते हैं। वी स्लोली ड्रॉप, ही न्यू नो हेस्ट, एंड आई हैड पुट अवे माई लेवर एंड माई लेजर टू फॉर हिज सिबिलिटी। अब तुम ये सोचो यार, कभी तुमने सोचा है डेथ के बारे में? हम जिस तरीके से आज तक पढ़ते हैं, डेथ इज़ क्रूर, या आपने कोई भी सिंबल देखा हो मेमेंटो मोरी, या लाइफ में कभी भी डेथ के बारे में सोचा तो भयावह, ग्रूसम, या फिर अभी कभी आपने देखा होगा पहलवान की ढोलक टाइप अगर आप पढ़ोगे कि एक इंसान डेथ से लड़ रहा है, एक जिजीविषा है उसके अंदर। बट कभी आपने सोचा है डेथ एज अ लवर? दिस इज वेयर आर स्मार्ट पोएटेस कम्स इनटू प्ले। शी हैज मेड डेथ एज अ लवर। तो ये एक अलग थॉट, एक यूनिक थॉट है। दैट्स व्हाई आई से, और रॉबर्ट ग्रीन सेज, एम्ब्रेस योर इंडिविजुअलिटी, हाउ डिफरेंट और वियर्ड इट मे बी, बिकॉज दिस इज व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम एवरीबडी। इवन AI कैनॉट टेक दैट अवे फ्रॉम यू। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर, वी स्लोली ड्रॉप। अब एक तरीके से देखा जाए, दे आर ऑन अ डेट विथ डेथ वाला कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ही न्यू नो हेस्ट, he was not in a hurry in any particular way, he was very civil, very gentle, he has time, and I put away my lever and my laser too। कि जिस तरह मतलब जैसे ही डेथ आई तो she gave up on all her material and worldly pursuit। that means she has very spiritual inclination and belief or strong belief in life after death for his civility, दैट बीइंग अ सिविल जेंटलमैन और अ लवर। ठीक है, ये है। इसके भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वैसे इन दीज लाइन, पोएटेस सेज दैट वन डे डेथ पेड अ पर्सनल विजिट टू हर। शी हैज़ नो inkling of death at that point of time। मतलब she was not very well prepared for death। none of us are prepared for death, to be honest। Death took the poetess for a ride in his chariot, which was being driven in leisurely manner।
The poetess says that she had to abandon her worldly activities to accompany death. She also gave up all the labors and leisures for undertaking this spiritual journey. That's what I've already told you. Same के same बात है. She did so in order to reciprocate the courtesy of death. She being a better lover to the courteous gentleman. That is death. It means that all the activities of man come to an end with the arrival of death. मतलब मृत्यु के आते ही हमारे जीवन के सारे काम रुक जाते हैं, सारी दुनिया रुक जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, ठीक है. She submits before death as a mark of respect for her. Thus we find that is presented as a gentle friend, not a horrible foe. तो इसके अंदर मेन थीम क्या है? Death as a gentle friend, not as a horrible force. We pass the school. अब पासिंग द स्कूल, अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन सिम्बोलिज्म दोनों यूज़ करे गए हैं. पासिंग द स्कूल मतलब कि स्कूल वुड इम्प्लाई अर्ली लाइफ और चिल्ड्रन वुड इम्प्लाई अर्ली लाइफ, ठीक है, एक सिंबल है. एट रिसेस इन द रिंग, अब रिसेस वुड इम्प्लाई अडल्टहुड. रिंग या तो अपन मान लेते हो खेलने की जगह मान लो जो स्कूल के बच्चे खेलते हैं, या कोई प्लेस होगी. वी पास द फील्ड ऑफ गेजिंग ग्रेन. अब ये किसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है. और गेजिंग ग्रेन्स को हम देखे जाएंगे तो ये एक तरीके से एक अडल्टहुड जो लाइफ का प्राइम होता है वो दिखाया गया है. एक तरीके से पावरफुल इमेजरी है. चाइल्डहुड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ, गेजिंग ग्रेन्स एक ऐसा पॉइंट इन लाइफ जहाँ पे आदमी मतलब मैच्योर होता है, जवानी जिसको कहते हैं. वी पास द सेटिंग सन. अब सेटिंग सन का मतलब क्या है? डेथ या ओल्ड एज. और रेदर ही पास्ट अस मतलब वी वेर नो मोर अलाइव विद द सेटिंग सन. तो तीनों सिंबल कौन कौन से हो गए? एक तो स्कूल हो गया, दूसरा हो गया रिंग हो गया, रिसेस हो गया, है ना, जिसके अंदर आपका अडोलसेंस आ गया. गेजिंग ग्रेन हो गया जिसके अंदर आपका यूथ आ गया, पूरी तरीके से वाइटैलिटी आ गई. एंड लास्ट में आ गया सेटिंग सन. ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसका ध्यान रखना, ठीक है. अब वो रेदर ही पास्ट अस और या फिर वो हमें पास कर गया, मतलब हम उससे मर गए. अब देखो इसके बारे में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ. इन दीज लाइन्स द पोएटेस डिस्क्राइब स्पिरिचुअल जर्नी आफ्टर डेथ इन कॉन्क्रीट टर्म्स. कैसी टर्म्स में? कॉन्क्रीट में. एक तो होती है एब्स्ट्रैक्ट, एक होती है कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है. डेथ इज पर्सोनिफाइड एज अ लवर एंड पोएटेस एज अ विक्टिम ऑफ डेथ. The chariot driven by death passed by school. The children were busy playing during the period of recess. तो children क्या कर रहे थे? They were busy playing during the period of break. They had hardly completed their day's work yet. Then the chariot was seen passing through the field full of crops. Grains were closely looking at the strange riders. अब एक तरीके से personification है यहाँ. Finally the chariot gradually passed by the setting sun. The poetess imagination carries her into her past times में लेके जाता है. She realizes that the journey of life finally leads to death. Death is the ultimate goal of life. She revisits her past, which consists of her childhood, the rain and the setting sun. It is an imaginary journey which unfolds before her childhood, youth and the old age, which the poetess talks about. This is what I have already talked about. Thus the sad lines point towards the journey of immortality. किसके बारे में बात कर रही है? जर्नी ऑफ इमोर्टैलिटी. अब देखना, अब यहाँ पे अपन को दिखेगी पोएटेस की अनप्रिपेयर्डनेस. अनप्रिपेयर्डनेस कैसे? द ड्यू ड्रू quivering and chill. The atmosphere that she is driving in with the death being her utmost or a faithful lover is dews and quivering chill. मतलब कि एटमोसफेयर इज फिल्ड विथ विंटर. किस चीज़ से फिल्ड है? विंटर से. सर्दी. कैसा मौसम है? सर्दी का मौसम है. कैसी है सर्दी? बहुत ज़्यादा क्विवरिंग, एकदम हिला देने वाली ठंड है. एकदम ऐसी ठंड है जो कि नेवी सील्स हेलविक के थ्रू जाते हैं, या फिर एक बहुत ज़्यादा ठंड है, मान लो -10 डिग्री टेम्परेचर है. फॉर ओनली गॉसमेयर माई गाउन. गॉसमेयर एक तरीके से पतला सा क्लोथ होता है. कैसा क्लोथ? पतला सा क्लोथ होता है जो कि सर्दी के लिए, दैट इज़ नॉट फिट फॉर विंटर्स. एक तरीके से देखा जाए तो इससे हमें ये पता लगता है कि when she was taking up this journey she was not prepared. Otherwise she would have
wore the good clothes that are suitable for the winters, but she was wearing the gossamer that is meant mostly for summers. My tippet only tulle. अब टल टिपिट क्या है? एक शावल मान लो, एक सोल होता है ना जो अपन ओढ़ते हैं, जो गले में के अंदर हम ओढ़ते हैं, वैसा कोई सोल होता है। और ओनली टुल, वो भी एक बहुत ही पतला है, बिल्कुल है ना, एकदम चिड़चिड़ा है। तो कुल मिला के इन दोनों लाइंस का मतलब ये है कि शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द जर्नी शी वॉज गोइंग टू टेक विद द डेथ। दैट मीन्स लाइफ इन itself, we are never prepared for it. We have to make quick decisions in life when it throws its tantrums towards us. तो कभी कुल मिला के बात है कि हम कभी भी ज़िंदगी या मौत के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते, और हमें हमारी लाइफ को इस तरीके से जीना चाहिए कि हम हमेशा प्रिपेयर रहें, ऑलवेज प्रिपेयर, है ना, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर व्हाट? लाइफ। तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो हम बहुत लाइफ की दूर दूर तक करते हैं, तो ब्रदर, माई लवली सिस्टर्स, it's never going to happen. We paused before a house that seemed a swelling of the ground. अब यहाँ पे किसकी बात की गई है? ये बात की गई है कब्र की। किस चीज़ की बात की गई है? कब्र की। कॉर्निस, है ना, कॉर्निस का मतलब होता है कब्र, ध्यान रखना। A swelling of the ground, the roof was scarcely visible, the cornice in the ground. ठीक है, कब्र की बात की गई है। इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, इसके बारे में वैसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, दोनों लाइन्स आपको पढ़ के बता देता हूँ। The poetess described the course of the spiritual journey. She observed that the setting of the sun passed by them. With the setting of the sun, the air grew very cold and wet. She experienced extreme cold because she was wearing only gossamer for her gown and thin piece of cloth for her scarf. The setting sun is a very suggestive symbol of approaching old age. The poetess seems to be anticipating her own death as the spiritual journey progressed. तो ये यही बात है जो मैं आपको पहले बता चुका था, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइन पढ़ दी थी हमने कॉर्निस तक। In these lines, the poetess observed that the chariot stopped before a house during the course of spiritual voyage. कि किसके सामने रुकता है? घर के सामने रुकता है। कौन? चैरियट। The house was just like a swelling of the ground. अब हाउस कैसा था? swelling of the ground, मतलब कि धरती फूल गई। और फूल गई का मतलब क्या? कब्र। The roof of this house was quite invisible and its cornice was at the level of the ground. तो कहीं ना कहीं जैसे कब्र होती है ना, कब्र के ऊपर हम सो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं, एक इंसान का घर कहते हैं, मौत के बाद दूसरा घर, है ना। That is described, है ना, level of the ground. The house marks the end of the span of life on earth. कुल मिला के धरती पर जीवन का अंत। The death is described as gentleman who is driving the chariot to eternity in the company of immortality. Death is like a bridegroom and the poetess is his bride. अब कहीं ना कहीं आप देखे जाए तो वो डेथ जैसे वो क्लोज होती है, तो कहीं ना कहीं बॉडी इज गेटिंग डिकम्पोज एंड सोल टेक अनदर टर्न। अब लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। सिंस देन इट्स सेंचुरीज एंड येट फील शॉर्टर देन द डे। अब वहाँ जो हेवन है या स्पिरिचुअल जर्नी है, वेयर टाइम पासेज विद अ डिफरेंट स्पीड एज कंपेयर टू अर्थ। Since then, it's centuries, मतलब a centuries has passed on the earth and yet feels shorter than a day. But she feels it as if a shorter than a day. क्योंकि टाइमिंग डिफरेंसेस हैं, हेवन के टाइमिंग में और अर्थ के टाइमिंग में डिफरेंसेस हैं। I first surmised the horse's head but towards eternity and she was moving towards eternity. तो हम इसकी फाइनल लाइन्स पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसका एनालिसिस वगैरह और देख ले, वैसे ज़रूरत नहीं है। इन दीज लाइन पोइटेस कंक्लूड्स दैट सेंचुरीज हैव पास सिंस द एंड ऑफ द सैड जर्नी। मतलब एक सेंचुरी पास हो चुकी है, 100 साल पास हो चुके हैं सिंस द एंड ऑफ द सैड जर्नी, जब से उसकी मौत हुई है। एंड येट ईच ऑफ दो सेंचुरीज अपीयर टू बी शॉर्टर देन अ डे बिफोर। हर सेंचुरी जो कि है टाइम फ्रेम डिफरेंट है, हेवन का टाइम फ्रेम और अर्थ का टाइम फ्रेम डिफरेंट है। इट स्पीक एज इफ ओनली अ डे हैज पास्ड। द पोएटेस सेज दैट इवन एट द टाइम ऑफ द राइट शी हैड द inkling of being taken to eternity. Inkling to being taken to eternity. It appears that she has almost lost the passage of time. मतलब उसको time has become stand still for her. टाइम का सेंस उसको खत्म हो चुका है। फॉर अ डेड मैन टाइम ईदर फ्लाइज वेरी फास्ट और मूव्स वेरी स्लोली। या तो बहुत तेज निकलता है या बहुत धीरे निकलता है। किसके लिए? एक मरे हुए इंसान के लिए। नाउ शी एक्सपीरियंसेस द लाइफ ऑफ एटर्निटी। नाउ शी इज इन टू स्पिरिचुअल रेल्म।
She comes to the conclusion that her soul is immortal and enjoys a perpetual existence. Her soul is immortal और वो एक ऐसा existence जी रही है जो कि perpetual है, continuous existence है. She is free from the bondage of life and death. Death is therefore not the end because life extended after the death. Death अपने आप में अंत नहीं है क्योंकि जीवन के बाद भी एक लाइफ के बाद भी जीवन है जो कि है अनदर वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. विद दिस वी एंड दिस पोम. I hope you enjoyed this lecture. If you have any problem, you can pin me on comment section or you can refer to my Telegram channel. And हम कोशिश करेंगे चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स तरीके से और डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम.